भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। पूरे देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के जिन जिन अंग्रेज अधिकारियों ने जिन जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों को, निर्दोष लोगों को सताने का, मारने का, क्रांतिकारियों को सताने का, उनको सजा देने का प्रयास किया, एक भी अंग्रेज अधिकारी को छोड़ा नहीं क्रांतिकारी। भून दिया गोलियों से जनरल डायर को, कर्जन को, जैक्सन को, स्टीवेंस को, किंग्सफोर्ड को। कितने नर और नारी इस भारत माता को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज की ओर आ रहे हैं। हम आ रहे हैं भारत की ओर। हे भारती, मेरा ये जीवन तुम्हारे लिए समर्पित हो। मैं अपने सुगंधित जीवन पुष्प को तुम्हारे श्री चरणों में चढ़ा रहा। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम सब लोगों ने बाधा जतिन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम उन्हीं की प्रेरणा से उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में जिन्होंने क्रांति की ज्वाला को फैलाने का बहुत जबरदस्त प्रयास किया, ऐसे एक महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रास बिहारी बोस के पिता का नाम विनोद बिहारी बोस। इनका जन्म वर्धमान जिले के सुबाल दाहा नामक स्थान पर हुआ। 25 मई 1886 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का योग से शिक्षा विभाग में नियुक्ति होने के कारण चंदन नगर नामक स्थान पर पोस्टिंग हुई और वहीं पर ये सपरिवार जाकर के रहने लग गए। देखिए आप, जीवन को हम किस तरीके से समझते हैं। मैं बीजारोपण की बात कर रहा हूं। क्रांति का बीजारोपण रास बिहारी बोस के ऊपर कैसे होता है। योग बनते हैं। कहीं कहीं बड़े हो जाने के बाद में इनके मुख से ये एक वाक्य सुनने को मिलेगा कि मेरा जन्म भारतीय स्वतंत्रता के लिए हुआ है। हम भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए ही जन्म है। हमें क्रांतिकारियों के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से
खदेड़ देना है, ऐसा उन्होंने पहले बोला है। और योग देखिए, स्कूल में जाते हैं, घर आ जाते हैं, किंतु एक बड़ी विचित्र प्रकार की घटना एक दिन घटती है। कोई एक भारतीय अनंत बनर्जी नाम का, वो कांस्टेबल है, वो रास बिहारी बोस से इसलिए ज्वेलसी करता है कि उसका जो लड़का है जेम्स बनर्जी, उसने उसका ईसाईकरण करवा दिया। अंग्रेजों ने उस पूरे कालखंड के अंदर भारतीय लोगों का भारी मात्रा में ईसाईकरण किया है। ये उस कांस्टेबल अंग्रेज परस्ती के कारण अपने बेटे को बदल करके जेम्स बनर्जी कर दिया। पढ़ने लिखने में कमजोर था, ये कक्षा में अव्वल रास बिहारी और वो फिसड्डी। इसके कारण से इसके मन में इसके पिताजी को पीड़ित करना है, उनको जल्लत करना है, तो कैसे करे? तो जबरदस्ती पकड़ करके पुलिस थाने में लेकर के चला गया। ये मना कर रहे हैं विनोद बिहारी, मेरा पुलिस थाने में कोई काम नहीं है। उनका वो दरोगा खुद आ जाएगा, तुम चलते हो कि तुम्हें पकड़ करके ले जाऊं? बड़ी मुश्किल से उसको समझा करके अनंत बनर्जी को भेजा, वो थाने में चले गए। अब इधर रास बिहारी को जब ये पता चला कि पिताजी को पकड़ करके ले गए पुलिस और इसमें उसकी साजिश है, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति था। ये गया अपने गांव के एक सुप्रतिष्ठित और इनके पिताजी के अनन्य मित्र विजेंद्र घोष, घोष बाबू के नाम से जानते थे, उनके घर गया और उनको जाकर के कहा, उन्होंने कहा तुम यहीं मेरे घर पर बैठो, मैं अभी जाकर के उनको छुड़ा के ला दूं। वो गए, उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और उनको छुड़ा दिया। रास बिहारी पीछे इनके घर के अंदर इनकी जो लाइब्रेरी थी उसको टटोल रहा है। उसको टटोलते टटोलते उसको लगा ये तो मेरे को जैसे कोई खजाना मिल गया है। उसके अंदर भूख थी, उसके अंदर भूख थी। वो बड़ा आले दर्जे का आगे जाकर के लेखक बना है, आगे जाकर के वक्ता बना है, पर ज्ञान पिपासु था। इतने में वो आगे घोष बाबू, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। घोष बाबू ने उनको चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, उस समय की देश की परिस्थितियों के बारे में बताया। तो ये सहज ही क्या उठता है, उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है घोष बाबू। आज भी हमारे देश विदेशियों से पीड़ित, हम उसका मुकाबला क्यों नहीं करते? क्या हम उनका सशस्त्र मुकाबला नहीं कर सकते? क्या आप मेरी बात से सहमत है? हम सशस्त्र क्रांति करें तो क्या यह हिंसा नहीं होगी? घोष बाबू ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जब कभी व्यक्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं, बलपूर्वक छीन लिए जाते हैं, तो उन अधिकारों की प्राप्ति को भी वापस बलपूर्वक प्राप्त करना होता है, उसे हिंसा कहते हैं। वो हिंसा नहीं होती है, वो हमारा नैतिक अधिकार होता है। तो वो विनम्रता से कहता है कि मैं दो बातों की अनुमति आपसे चाहता हूं। क्या मैं क्रांतिकारियों में भाग ले सकता हूं? उनका क्यों नहीं? पूरे बंगाल में अनुशीलन समिति, आत्मोन्नति समिति, युगांतर दल बड़ी भारी मात्रा के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा है, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है, प्रश्रय दे रहा है। तो तुम उनके साथ शामिल होकर के, अपने यहां पर भी ज्ञानेंद्र नाथ बोस है जो अनुशीलन समिति को यहां से चलाते हैं, तुम उनसे मिलजुल करके कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो। उन्होंने कहा कि ये तो आपकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई कि मुझे आपने क्रांति के कार्यों से जोड़ दिया, किंतु मैं दूसरी एक और अनुमति आपसे चाहता हूं। आपका ये जो ज्ञान भंडार है, ज्ञान सागर है, ये जो लाइब्रेरी है, मैं यहां नित्य प्रतिदिन आकर के कुछ स्वाध्याय करना चाहता हूं। विजेंद्र बाबू ने उसकी भी अनुमति दी। एक और अच्छा सुयोग पैदा हुआ। ये देखिए बीजारोपण हो रहा है, ये बीजारोपण हो रहा है। देश की परिस्थिति की पुकार वो उस बालक को सुनाई दे रही है। अब इनके पिताजी उनके साथ में, ये घर पर मां मंदिर गई हुई थी, पीछे बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे हैं। पिताजी क्या कहते हैं, बेटा मेरा एक स्वप्न है,
मैंने अरविंद घोष के द्वारा लिखी हुई भवानी मंदिर पुस्तक पढ़ी। मैंने 1857 के महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहब पेशवा, उनको पढ़ा है। स्वतंत्रता का वो जो यज्ञ था वो प्रज्वलित तो हुआ पर पूर्ण नहीं हुआ है। आज क्रांतिकारी जिस तरीके से अपने देश में अपने देश को मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसे देख करके मुझे भी इच्छा होती है मैं फिर से क्रांति के कार्यों में संलग्न हो जाऊं। उस जमाने में मेरी इच्छा थी पर मैं साहस नहीं जुटा पाया। आज जब मैं साहस जुटा पा रहा हूं तो मैं वृद्ध हो गया, बड़ी उम्र का हो गया। बेटा, क्या तुम अपने पिता के अधूरी इच्छा को पूर्ण करोगे? रास बिहारी हाथ जोड़ के कहता है, पिताजी ये मेरा अहोभाग्य होगा, आपकी हर आज्ञा का मैं पालन करूंगा। तो बेटा मेरी इच्छा है तुम क्रांति के कार्यों के माध्यम से इस देश को आजाद कराओ। मेरी ये राष्ट्र के इस यज्ञ में मेरी ओर से ये आहुति, ये भले मेरा स्वार्थ होगा परंतु मैं चाहता हूं मेरा बेटा प्रसिद्ध क्रांतिकारी बने, मेरा बेटा अपने बुद्धि बल से, शरीर बल से उपयोग लेते हुए क्रांतियों का नया नया निर्माण करे। किंतु बेटा एक बात हमेशा याद रखना, अपने प्राणों का बलिदान देना है जब अंतिम और कोई उपाय शेष न बचे तब, अन्यथा हमें संघर्ष करना है, अन्यथा हमें लगातार प्रयास करना है। पिता के दिए हुए उपदेश को उस बालक ने गांठ बांध ली और क्रांति के कार्यों का संकल्प लेकर के अपने जीवन को इस भारत माता के श्री चरणों में चढ़ा दिया। हे भारती, मेरा यह जीवन तुम्हारे लिए समर्पित हो, मैं अपने सुगंधित जीवन पुष्प को तुम्हारे श्री चरणों में चढ़ा रहा हूं। योग बीजारोपण का हो गया और यह बीज कैसे प्रथम क्रांति करता है उसका भी एक अवसर आ गया। वही अनंत बनर्जी, उनका लड़का जेम्स, इसने एक दिन इसके पिताजी का स्कूल के रास्ते में अपमान कर दिया, बड़ी बदतमीजी से बातचीत की। पिताजी ने घर में आकर के अनमनस्क मन से रास बिहारी को बताया। वो अपना पिता के शह पर कि मेरा पिता पुलिस में है, कांस्टेबल है, वो धमकी दे रहा है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो जेम्स लड़ाई लड़ने के लिए आतुर और व्यग्र हो गया है, वो अपमानित कर रहा है उसके पिताजी को। रास बिहारी ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा। वो घोष बाबू के यहाँ गए, घोष बाबू को जाकर के बताया कि उनका लड़का इस प्रकार की बात कर रहा है। उनका देखो वो पुलिस का व्यक्ति है और उसका लड़का तो बिल्कुल बदतमीज है, वो तो ऐसी ही बात करेगा, पर इसका एक ही उपाय है, सठे साठ्यम समाचारित। परसों कलेक्टर साहब आने वाले हैं, बंग भंग के विरोध में क्रांतिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहां कहां कैसे कैसे कर रहे हैं, उसका जायजा मुआवना लेने के लिए आ रहे हैं। मैं भी वहां आमंत्रित हूं गणमान्य नागरिकों की ओर से, मैं भी वहां जाऊंगा, तो तुम कुछ न कुछ उपाय सोच लो। इसने प्लानिंग किया, ये स्कूल गया, सामने जेम्स मिल गया, जेम्स इसको चिढ़ाने के लिए आगे बढ़ने लगा, ये थोड़ा किनारा करके पास से निकल गया। थोड़ी दूर अंदर जाकर के अपने दो चार मित्रों को लेकर के बाहर आया, जेम्स को देख करके मित्रों को कहने लगा कि अरे भाई सुना है कलेक्टर साहब आ रहे हैं, अपन चलेंगे क्या कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, उनके देखने के लिए उनको, चलो चलो अपन चलते हैं। ऐसे कह करके वो निकल गया। इस जेम्स के मन में भी आया, कलेक्टर आ रहे हैं तब तो मुझे भी जाना चाहिए देखने के लिए। वो गया, ये उनको मिले ही नहीं कहीं, चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई, रास्ते में हर जगह पर तहकीकात हो रही है। ये जेम्स एक जगह पर गया और आगे बढ़ने लगा तो वहां पुलिस जो लगी हुई थी उन्होंने उसको रोक दिया, तुम आगे नहीं जा सकते, यहीं रुको, आप नहीं जानते मेरे पिताजी पुलिस कांस्टेबल है, मैं आराम से आगे जा सकता हूं। उनका तुम रुको, यहां चेकिंग करोगे, लाओ। दो चार और पुलिस आए, उसका थैला चेक किया, थैला चेक करने पर उसके अंदर एक बम निकल गया। वो घबरा गया,
ये बम कहां से लाया? तुम क्रांतिकारी हो, तुम कुछ न कुछ गड़बड़ करने के लिए आए हो, कलेक्टर के ऊपर फेंकने के लिए आए हो। पैम्पलेट भी निकल गया उसके और वो गिरफ्तार हो गया। उसके पिता को भी गिरफ्तार कर दिया। सठे साठे समाचरित पहली क्रांति। जो षड्यंत्रकारी आत्मा थी उसका षड्यंत्र करके शिकार कर लिया गया। योजनाबद्ध तरीके से उसके थैले में बम रखवा करके और उसको फंसा दिया। ये कांटे से निकाल दिया गया। पढ़ाई पूरी हो गई चंदन नगर में, बीजारोपण हो गया, संकल्प ले लिया, अब मुझे क्रांति के मार्ग में आगे बढ़ना है। नौकरी की शुरुआत हो गई। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वहां क्लर्क की नौकरी रास बिहारी बोस को मिल गई। ये वहां पहुंच गए, पर मन के अंदर छटपटाहट, देश की परिस्थितियां उसको उद्वेलित कर रही है। योग ऐसा बना, बंग भंग के बाद मदनलाल धिंगड़ा ने लॉर्ड कर्जन को इंग्लैंड में गोली मार दी। अनंत कानारे ने मिस्टर जैक्सन कलेक्टर को गोली मार दी। ये समाचार जब मिल रहे थे तो ये अपने मित्र हनुमंत शाह, बलराज, उनके साथ बैठ करके चर्चा करने लगे कि कर्जन को मदनलाल धिंगड़ा ने मार करके अंग्रेजों की नाक के नीचे कितना बड़ा काम किया। एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, पूरे देश भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर के जिन जिन अंग्रेज अधिकारियों ने, जिन जिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों को, निर्दोष लोगों को सताने का, मारने का, क्रांतिकारियों को सताने का, उनको सजा देने का प्रयास किया, एक भी अंग्रेज अधिकारी को छोड़ा नहीं क्रांतिकारियों ने। भून दिया गोलियों से जनरल डायर को, कर्जन को, जैक्सन को, स्टीवेंस को, किंग्सफोर्ड को, न मालूम कितने लोग। अंग्रेजों में भय पैदा हो गया। यह भ्रष्ट व्यवस्था है। जब तक इसके अंदर भय पैदा नहीं होगा, अंग्रेज भारतवर्ष के क्रांतिकारियों से डरेंगे नहीं, तब तक वो भारत छोड़ करके जाएंगे नहीं, ऐसा रास बिहारी ने बोला। उनके मित्र कहने लगे, अगर वो सावधानी से काम लेता तो कितना अच्छा रहता मदनलाल धिंगड़ा। उनका मदनलाल धिंगड़ा के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ है उसका नाम है सावरकर। वो बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी व्यक्ति है। उसकी योजना से ही सब काम हो रहा है। उसी ने पिस्तौल भेजी जिसके कारण से जैक्सन को आनंद कानरे ने मारा। मदनलाल धिंगड़ा ने चुना उसको और कर्जन को मारा। कर्जन को मारा, अंग्रेजों की नाक के नीचे। अंग्रेज मर सकते हैं, बच नहीं सकते, उनकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। इसी से तो डर पैदा होगा, और जब तक हम डर पैदा नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं हो सकता। मेरे मन के अंदर भी अब क्रांति का कीड़ा बिलबिलाने लग गया है। अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। उनके दोनों साथी भी कह रहे हैं कि जब हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे तो हम आगे बढ़कर के इसी यज्ञ की आहुति में अपने आप को झोंक क्यों नहीं देते। रास बिहारी को भी लगा मेरे मित्र बड़े जबरदस्त क्रांति योद्धा है। एक योग बने। उस समय कोलकाता से एक नए व्यक्ति का आगमन देहरादून हुआ। उनसे इनका भेंट हुआ। उनका नाम था अमरेंद्र चटर्जी। ये अमरेंद्र चटर्जी जो थे वो बाधा जतीन के दाहिने हाथ थे। युगांतर दल के ये भी बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। इनकी और रास बिहारी की आपस में बातचीत हुई, देश की परिस्थितियों के बारे में, क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। इनके मुंह से निकला, अगर मेरे पास में भी कुछ साधन होते, कार्यकर्ता होते, कुछ पैसा होता, तो मैं एक ऐसी जबरदस्त क्रांति योजना को क्रियान्वित कर देता जिसका धमाका इंग्लैंड तक होता। उन्होंने कहा कि क्या योजना है तुम्हारे अंदर? रास बिहारी ने कहा, मेरे अंदर एक योजना है। कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। कर्जन को वापस बुला लिया, कर्जन को वहां मार दिया गया। नए वायसराय हॉर्डिंग आ गए। अपना दबदबा फैलाने के लिए उसने क्रूरता शुरू कर दी है।
ये होर्डिंग है, इसको मान्यता मिले, इसका दबदबा, इसका वैभव सर्वत्र दिखाई दे, इसके लिए दिल्ली के अंदर इसके स्वागत की तैयारियां हो रही है। बड़ा भारी स्वागत समारोह होगा। मुझे लगता है वायसराय के ऊपर बम विस्फोट कर देना चाहिए। ये अमरिंदर चटर्जी धकधका गए योजना सुनते ही। क्या बोल रहे हो तुम? वायसराय है वो। उनका समझता हूं मैं भी वायसराय। वायसराय देश का राजा होता है, तो वो सब कुछ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके ऊपर अगर बम विस्फोट हो गया और वो मर गया, अंग्रेज थर्रा जाएंगे, डर जाएंगे, कांप जाएंगे और भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। अमरिंदर चटर्जी ने कहा कि योजना तो तुम्हारी बड़ी जबरदस्त है, क्या सहयोग चाहिए तुम्हें? उनका मुझे विश्वस्त कुछ लोग चाहिए, बम चाहिए। उनका ठीक है, मेरा एक विश्वस्त व्यक्ति है, मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, वो सारी व्यवस्थाएं करेगा, साधन देगा। अमरिंदर चटर्जी ने जाकर बादा जतीन से बात की। उन्होंने बसंत राव विश्वास उसको भेजा। ये आया बसंत इनके पास, दोनों के बीच में बातचीत हुई। अनंत साहे और बलराज को भी बुला लिया। इन चारों ने बैठ करके योजना की कि दिल्ली को अपना केंद्र बनाना पड़ेगा, वहां जाकर के हमें रेकी करनी पड़ेगी। कब निकलेगी यात्रा? दिसंबर में निकलेगी, 21 दिसंबर 1912 वायसराय की यात्रा निकल रही है। दिल्ली के चांदनी चौक, चारों तरफ भीड़। इन लोगों ने योजना बना दी, ये सब वहां पहुंच गए। दिल्ली के भी कुछ अमीर चंद, अपने राजस्थान के केसरी सिंह बारट का भाई जोरावर सिंह, उनके लड़के प्रताप सिंह, वो भी उनके साथ में शामिल थे। उनको रास बिहारी ने विशेष रूप से बुलाया। मैं रास बिहारी बोस के ये लोग भी बड़े विश्वस्त थे। इन सब लोगों ने योजना बनाई, कहां बम फेंकेंगे, किस तरीके से बम फेंकेंगे, योजना बन गई। वायसराय हाथी पर बैठा हुआ था, उसकी पत्नी भी उसके साथ थी, उसके पीछे उनका अंगरक्षक था, आगे महावत था। और चांदनी चौक में से जब यात्रा निकल रही थी, बैंड बज रहे थे, सर्वत्र लोग जय जयकार कर रहे थे। उस समय में ये लोग मैले कुचेले कपड़े पहनकर अलग अलग जगहों पर अपनी पोजीशन ले ली थी। बसंत विश्वास ने सबसे पहले मौका देख करके, हालांकि वो हाइट छोटी थी, उसने बहुत अभ्यास किया था। उसको मालूम था हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, इतना ऊपर तक मेरा बम जाना चाहिए। उसने इधर उधर देख करके बड़ी सावधानी से बम निकाला, पोटली में से पिन निकाली, पिन निकाल करके और जोर का धमाका किया। सारी दुनिया हतप्रभ रह गई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? वायसराय के ऊपर हमला, लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर हमला किसने किया? कौन क्रांतिकारी है? अंग्रेज कांप उठे। महावत मर गया, अंगरक्षक मर गया, औहदा टूट गया, पत्नी बेहोश होकर के गिर पड़ी, इसके पीठ पर गोली लगी, गोला लगा, गर्दन की हड्डी टूट गई, ये खुद भी बेहोश होकर के गिर पड़ा। तुरंत पहुंचे लोग, संभाला, अस्पताल ले जाने की तैयारियां चलने लगी। एक नहीं, एक के बाद 4-5 धमाके आसपास हुए। सारा माहौल खराब हो गया, स्वागत समारोह बिखर गया, लोग भागने लगे। हॉर्डिंग के ऊपर ये जो बम विस्फोट है, ये क्रांतिकारियों की ओर से एक बहुत ही जबरदस्त योजना का क्रियान्वयन हुआ। ये अंग्रेजों के लिए बड़ी चेतावनी थी। ये क्रांतिकारी कुछ भी कर सकते हैं, इनको मौत का तो डर ही नहीं है। कफन हाथ में लेकर के चलते हैं, मौत को तो अपने सिर पर बांध करके चलते हैं। ये लोग चुपचाप फटाफट निकल गए, ट्रेन पकड़ कर देहरादून आ गए। सब अलग अलग जगहों पर बिखर गए, इधर उधर भटकते रहे। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कौन क्रांतिकारी साथ में था। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, गुप्तचर विभाग, वो लगा पीछे। उसने दिल्ली में से कई लोगों को पकड़ा, मास्टर अमीर चंद को पकड़ा,
अनेक अन्य लोगों को भी पकड़ा। ये जोरावर सिंह वगैरह ये भागते रहे, प्रताप सिंह वगैरह ये बाद में पकड़े गए, उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। आगे एक एपिसोड में केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, इनके बारे में और विस्तार से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि हमारे भारत माता के, हमारे राजस्थान के कैसे बड़े सपूत थे जिन्होंने इस भारती की रक्षा के लिए अपने जीवन सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया। देहरादून पहुंच गए, पता नहीं चला। बाधा जतीन को मालूम था कि ये जो अंग्रेज है और स्कॉटलैंड यार्ड है, ये आज नहीं तो कल इनकी गुप्तचरी ऐसी जबरदस्त होती है, ये कोई इनको पता लगा ही लेगी। और एक व्यक्ति पकड़ा गया, दीनानाथ। उस दीनानाथ के कारण से ये सारे लोग बाकी पकड़े गए। अब कहीं न कहीं रास बिहारी का भी नाम आएगा, पर रास बिहारी का नाम आया नहीं। रास बिहारी देहरादून से कोलकाता चले गए, बाधा जतीन के साथ मिलकर के काम करने लगे। 13 में बाढ़ आई। क्रांतिकारी दल जो था यह संपन्न दल था, इन्होंने डकैतियों से लूटमार मचा करके काफी धन एकत्रित किया था। ये उस धन का बेचारी गरीब जनता जो मर रही थी, पिस रही थी, उसके ऊपर से अंग्रेजों ने और टैक्स लगा दिया। उनकी सहायता में अपने धन को खोल दी। भारतवर्ष के अंदर पिछले 30-35 सालों के अंदर 5-7 बार बड़े अकाल पड़े हैं, बाढ़ आई है। तब अंग्रेजों ने बेहद अत्याचार किए निर्दोष लोगों के ऊपर। वो अपना कर्तव्य नहीं जानते थे, वो लूटना ही जानते थे, वो भारत से धन लेकर के ही जाना चाहते थे। राडा नाम का एक बहुत बड़ा अंग्रेजों का आर्म्स सेंटर था। उनकी एक गाड़ी को बाधा जतीन, रास बिहारी इन्होंने लूट लिया। इससे इनको काफी शस्त्र प्राप्त हुए। तब इन लोगों ने मिलकर के योजना की, पूरे देश भर में जैसे 1857 में क्रांति हुई है, ऐसी एक बड़ी सशस्त्र क्रांति की जाए। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर काम करने के लिए भेजा गया। अमरिंदर को महाराष्ट्र भेजा गया, रास बिहारी को पंजाब भेजा गया, कलकत्ता का केंद्र बंगाल के अंदर खुद बाधा जतीन ने प्रयास किया, पर अंग्रेजों को भनक लग गई थी। अंग्रेज न केवल शस्त्र बल बल्कि बुद्धि बल से भी काम लेते थे। इसी के कारण से तो मुट्ठी भर अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए और किस तरीके से भारत के ऊपर शासन कर लिया। आवेश में आकर के नहीं, बुद्धि बल के सहारे अगर हम काम करते तो बहुत बड़ा काम हो जाता। इधर ये पकड़े गए बाधा जतीन, इनका भी बाद में स्वर्गवास हुआ ही है। रास बिहारी का नाम आ जाने से पहले रास बिहारी और बाधा जतीन ने एक और योजना, जिसको गदर योजना कहते हैं, उस पर काम किया। उन्होंने सोचा पूरे विश्व भर के अंदर प्रथम विश्व युद्ध का माहौल बन गया है। फ्रांस और जर्मनी ये आपस में लड़ेंगे, इंग्लैंड फ्रांस का साथ देगा, मित्र राष्ट्र है। तो भारत से सहायता मांगी जाएगी, तो सैनिकों के रूप में अगर हम कुछ 100 क्रांतिकारी सशस्त्र उसमें शामिल करवा दें तो हम विश्व युद्ध का पासा पलट सकते हैं। बाधा जतीन कायल हो गए इनकी योजना की। उन्होंने योजना भी की, पर अंग्रेज तो चतुर थे, उनको मालूम था, उनको कहीं से भनक लग गई थी। उन्होंने एक भी क्रांतिकारी को सेना में भर्ती नहीं की। उनकी ये योजना, गदर योजना, फेल हो गई। पर मालूम पड़ा अंग्रेजों को, स्कॉटलैंड यार्ड गुप्तचर विभाग ने रास बिहारी का नाम पकड़ लिया कि इस योजना के पीछे रास बिहारी का हाथ है। बाधा जतीन ने रास बिहारी को बचाने के लिए निरालंब स्वामी के पास भेज दिया। ये निरालंब स्वामी है, इनका भी नाम जतींद्रनाथ बनर्जी, बाधा जतीन, जतींद्रनाथ मुखर्जी, और एक भगत सिंह के साथ 63 दिन का अनशन करके यतींद्रनाथ बनर्जी वो हुए। ये अलग अलग नाम है। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, किंतु बाद में मन में वैराग्य पैदा हो गया। अरविंद घोष के संपर्क में आने के कारण से इनके मन में आध्यात्मिकता का जागरण हो गया। हरिद्वार जाकर के सोहम स्वामी से इन्होंने दीक्षा ले ली, निरालंब स्वामी हो गए। पुत्री हुई थी, उसका स्वर्गवास हो गया। पत्नी को सांत्वना दी, चिन्मयी माता के नाम से पत्नी को साथ लेकर के एक चन्ना गांव है, वहां अपना आश्रम बना लिया। वहीं ये रास बिहारी आ गए। काफी समय तक रहे। रास बिहारी का मन अशांत था, उनको शांत किया और फिर उन्होंने एक संदेश दिया कि देखो,
तुम भारतवर्ष में क्रांतिकारियों में लगे हुए हो और तुम्हारी सब क्रांति की योजनाएं बड़ी जबरदस्त थी, किंतु सफल नहीं हो पाए। विदेशों में देखो, सावरकर ने कर्जन को मारा, जैक्सन को मारा, बहुत बुद्धिमानी से योजना वो चला रहे हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा को देखो, विदेशों में जितने भी क्रांतिकारी काम कर रहे हैं बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो मेरा आपको सुझाव है, आप विदेश चले जाओ, सुरक्षित भी रहोगे और विदेश जाओगे वहां अच्छी तरीके से भारत की सेवा कर पाओगे। रास बिहारी के नाम पर अंग्रेज सरकार ने 1,00,000 रुपए की इनाम की घोषणा की। रास बिहारी ने बादा जतीन से बात की, निरालम स्वामी से हुआ, वेश बदला और ये चल दिए जापान की ओर, टोक्यो, वहां पहुंच गए। महर्षि अरविंद घोष के संपर्क जापान में थे। जापान के अंदर ब्लैक ड्रैगन पार्टी, उनके एक बड़े लीडर थे त्योशाका तोयामा। वो तोयामा जो थे वो बड़े जापान के अच्छे बड़े भारी नेता थे। इनुमाई, तोयामा, इन नेताओं से वो मिले, उनको पत्र लेकर के गए थे। अरविंद और निरालम स्वामी के पत्र के कारण से उन लोगों ने उनको वहां संरक्षण दिया और अपने पास में रखा। अब छुप करके रहने में कुछ कर भी नहीं पा रहे। ब्रिटिश गुप्तचर, ब्रिटिश पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। हालांकि जापान ब्रिटेन का शत्रु था, फिर भी बाहर निकल नहीं सकते, फड़फड़ाने लगे। तोयामा से बोला कि मैं यहां ज्यादा दिन अंदर छुप करके नहीं रह सकता, क्रांति मेरे अंदर कुल बुला रही है, मुझे कुछ करना होगा। उनका देखो, ये जापान तुम्हारे लिए सुरक्षित स्थान है, यहां रह करके तुम कुछ कर पाओगे अपने देश के लिए। 7 वर्ष से पहले यहां नागरिकता नहीं मिलेगी। 15 में वो गए हैं, 7 वर्ष का मतलब 22-23 तक उनको जापानी नागरिकता मिली है। 2 जुलाई 1923 को वो जापान के नागरिक बन गए थे, 7 साल। दूसरा, उन्होंने कहा जापान के आचार विचार, व्यवहार और भाषा ये भी सीखनी पड़ेगी, तभी तुम यहां रह पाओगे। वो सीखे, उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की। एक होटल व्यवसायी थी, एजो सोमा, उसकी पत्नी कोको सोमा और उनकी एक 20 वर्षीय पुत्री थी तोशिको। उनके घर में ये रहे, उनके होटल में रहे, उनको सहयोग करते रहे। धीरे धीरे इन एजो और कोको के कोई लड़का नहीं था, तो इनको देख करके बहुत प्रभावित हुए और उनके मन में आया। तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके कहा, अपनी जो पुत्री है तोशिको, उसके लिए इससे उपयुक्त और वर कौन सा होगा। और उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ में अपनी पुत्री तोशिको का विवाह 1918 में कर दिया। 9 जुलाई 1918 को दोनों का विवाह हो गया। अब एक नया उत्तरदायित्व आ गया। कहां तो क्रांति के कार्यों में लगे हुए थे महाराज, और कहां एक नए उत्तरदायित्व को ओढ़ करके घरगृहस्थी दुनियादारी में लग गए। पत्नी बहुत अच्छी थी, प्रेरणा देती थी, उनके विचारों को ठीक से समझती थी, अपने पति की भावनाओं को समझती थी, अपने पति के साथ कंधे से कंधा लगा करके सब कुछ करने के लिए वो तत्पर थी। गृहस्थी की गाड़ी आगे चलने लगी तो इन्होंने सोचा कि आय कैसे होगी। तो अंग्रेजी पढ़ाने के बहाने बच्चों को घर में बुलाया जाने लगा, कोचिंग शुरू हुआ। जागरणकारी कैसे हो, तो छद्म नाम से लेख लिख करके अखबारों में देने लगे। बौद्ध धर्म के बारे में, रामायण के बारे में, इन सब के बारे में जब वो लिखने लगे तो पेन एशियाई लोगों के बीच के अंदर ये छद्म नाम बहुत पॉपुलर होने लगा। लोग इनसे मिलने के लिए उत्सुक होने लगे। ब्रिटिश गुप्तचर विभाग वहां पर भी था, कान खड़े हो गए। उन्होंने उनके वहां का एक गुप्तचर पेनी तोशिको, ये गुप्तचर था, इसकी नजर पड़ गई। इसने खोजबीन करके डाक के माध्यम से कहां से वो पोस्ट की जाती है, एक लड़का पोस्ट कर रहा है इबाची नाम का, उस लड़के को पकड़ा,
उसको वो उनकी सासू कोकोसोमा वो देती थी। अब ये लड़का उनके वहां खाना भी खाता था होटल में, समझदार लड़का था, इसलिए उसने उसका हुलिया नहीं बताया, पता नहीं बताया, पर ये उलझन में पड़ गया। इवाचे ने जाकर के उनको बताया। अब गुप्तचर ये नजर पड़ गई है, आज नहीं तो कल पकड़ेंगे। अब इस समस्या का निराकरण कैसे करें? तो ये तोयामा से मिलने के लिए गए रास बिहारी। तोयामा मिले नहीं, सिंगापुर गए हुए थे, तो इनुवाई से मिले, इनुवाई से बातचीत की। तो इनुवाई ने कहा कि भाई तुम लिखते ही ऐसा हो, मैंने भी तुम्हारे लेख पढ़े, मैं भी तुम्हारा प्रशंसक हूं, हर व्यक्ति तुमसे मिलना चाहता है, परंतु ये जो पेनी है ये अगर वास्तव में गुप्तचर है तो इसका इलाज मैं कर दूंगा। और उसका इलाज कर दिया। एक महिला पुलिस ऑफिसर को उसके घर भेजा, उसको डराया धमकाया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। एक संकट जो उसके ऊपर आया हुआ था वो टल गया। 2 संतानें हुई, मादा हिते अशोक और त्यूत सुकु, एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की। गृहस्थी चल पड़ी पर गृहस्थी ज्यादा लंबी नहीं चली। ये जो तोशिको थी ये अल्पायु में ही चल बसी 1925 में। गृहस्थी का विस्तार हो गया, पत्नी का साथ था, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, टूट गए। क्या करें? सासू मां ने जो इनके हर काम में सहयोग करती थी, उन्होंने प्रेरणा दी। फिर कहा तुम चिंता मत करो, बच्चों को मैं रखूंगी, तुम्हें रखने की जरूरत नहीं, तुम अपने काम में लगे रहो। और उन्होंने भारतवर्ष की परिस्थिति पर नजर डाला। बाधा जतीन चले गए थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग कांड के अंदर संकल्प लिया, जलियांवाला बाग कांड हुआ। भारतवर्ष की परिस्थिति में भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, रास बिहारी, रामप्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनेकानेक लोग भारतवर्ष के अंदर जब ये काम करते हुए दिखाई देने लगे तो इनके मन में लगा कि मुझे भी अब यहां कुछ काम करना चाहिए। तो उन्होंने न्यू एशिया नाम से एक पत्रकारिता का काम चालू कर दिया, अखबार निकलना शुरू कर दिया। कुछ समय चला वो, फिर बंद कर दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इसकी स्थापना की और एक बड़ी जबरदस्त योजना इनके मन में आई। उधर भारत के अंदर सुभाष चंद्र बोस का उदय हो गया था, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में कांग्रेस के पैरेलल फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह भी उन्होंने बनाया। वो हिंसा के मार्ग में विश्वास करते थे। वो कहते थे साफ कि अंग्रेज बिना खून बहाए डरने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर वहां के लोगों को भर्ती करना शुरू किया, भारतीयों को। युद्धबंदी जो थे अंग्रेजों के वहां विश्व युद्ध के समय में, उन युद्धबंदियों को एकत्रित किया। उनको सैन्य प्रशिक्षण जापान के माध्यम से, जर्मनी के माध्यम से मिलने लगा। 42,000 लोगों का पहला सम्मेलन किया इनकी लीग ने। वहां संकल्प किया, इन्होंने प्रेरणा दी, भारत की आजादी के लिए हमें सशस्त्र प्रयास करना होगा। जनरल फुजीवारा, कैप्टन मोहन सिंह, इन लोगों ने मिलकर के रास बिहारी से सलाह करके इनकी जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी, जितनी भी लीगें दुनिया भर के अंदर चल रही थी, उन सब का एकीकरण किया। उसका प्रमुख मुखिया रास बिहारी को बनाया। रास बिहारी ने वहां इन लोगों को ट्रेनिंग दिला करके एक आर्मी का गठन करवा दिया, इंडियन नेशनल आर्मी, INA। विधिवत प्रशिक्षण होने लगा और इसके माध्यम से हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। उन्होंने भारतवर्ष से सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया। योजना बनी, दोनों का मिलन हुआ, दोनों के विचारों का आदान प्रदान हुआ। इस प्रकार की फौज देख करके सुभाष बाबू के मन में आया कि हम भारत को जीत सकते हैं, और योजना बनी। और योजना की क्रियान्विति के रूप में टोक्यो से उन्होंने आह्वान किया, दिल्ली चलो। ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे का व्यापक असर हुआ। रास बिहारी के मन में संतोष हुआ कि ये जो मेरी INA है,
इसको आजाद हिंद फौज का नाम दे दिया गया है और उसका मुख्य सुप्रीम कमांडर सुभाष बोस को कर दिया। महिला रेजिमेंट भी है झांसी की रानी के नाम पर। योजनाबद्ध तरीके से ये लोग आगे बढ़े। इन्होंने बर्मा, मलाया, सिंगापुर इन सबको जीतते हुए आगे बढ़ने लगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीत लिए गए, उनके नाम बदल दिए गए। एक का नाम शहीद, एक का नाम स्वराज्य। वहां आजाद हिंद फौज का झंडा लहराया गया। रंगून से सुभाष बोस का भारतवर्ष के लिए एक संदेश जारी हुआ। महात्मा गांधी को भी संबोधित किया कि महात्मा जी आप ये मत सोचिए ये अंग्रेज है, बड़े घमंड में आकर के इन्होंने कहा है कि हमने तलवार के बूते पर भारत पर अपना शासन किया है और तलवार के बूते पर ही हम भारत पर रहेंगे। तो हमने इस तलवार को टक्कर देने का निश्चय कर लिया है। आजाद हिंद फौज ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। आज देश भर के लोग, कितने ही नर और नारी इस भारत माता को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज की ओर आ रहे हैं। हम आ रहे हैं भारत की ओर। इस संदेश ने पूरे भारतवर्ष को एक बहुत बड़ा आश्वासन दिया। पर अंग्रेज तो कुटिल था। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी और अन्य लोगों को जब गिरफ्तार कर लिया था तो उनको तुरंत प्रभाव से छोड़ दिया और उनको कहा कि आज भारत के अंदर ये जो उग्रता आ रही है इसको शांत करो। आप अहिंसा 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 चिल्लाइए, हिंसा अपने आप समाप्त हो जाएगी। दुर्योग बने। नेताजी प्लेन क्रैश में कहते हैं कि चले गए। नेताजी के बारे में जब आगे विस्तार से हम बात करेंगे तब नेताजी का कैसा जीवन था, किस प्रकार से उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए प्रयास किया, वो हम सुनेंगे। परंतु इन सब घटनाओं के बीच में रास बिहारी अस्वस्थ हो गए। जापान सरकार ने उनको वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार देकर के सम्मानित भी किया। इनके मन में सुभाष बाबू ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से जो कदम आगे बढ़ाया, इनको अपना सपना साकार होते हुए लगने लगा। इनको लगने लगा मैंने अपने जीवन में क्रांति का जो संकल्प किया था मेरे पिताजी के समक्ष कि मैं इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपने जीवन की आहुति दूंगा। मैंने अपने शरीर को अपने पिताजी के कहे अनुसार तिल तिल करके चलाया। प्राण देने की अभी आवश्यकता पड़ी नहीं, इसलिए मैंने अपने प्राणों को संवार करके रखा। अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। तो उनका 1945 21 जनवरी के दिन उनकी जो पुत्री थी वो युवा हो गई थी, तुत्सुकु, वो उनकी देखभाल करती थी, सेवा करती थी। वहीं टोक्यो में उनका स्वर्गवास हो गया। देखिए आप, ये अनाम लोग हैं, ये अनाम लोग हैं। परंतु इन लोगों ने अपने आप को अनाम रखते हुए भारत माता का नाम करने के लिए कितना बड़ा प्रयास किया। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी किया, अभी भी मैं कहूंगा, ये गाथा है बलिदानों की, ये शुरू क्यों करना पड़ा? ये इसलिए शुरू करना पड़ा कि जिन लोगों ने अपने जीवन का आत्म बलिदान दे दिया, जिन लोगों ने अपने सुख स्वप्न, जवानी, अपने सुख सुविधाओं के साधन, उन सबको हंसते हंसते भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया, ऐसे लोगों के कारण हमें आजादी मिली है। ये चुन चुन करके अंग्रेजों को मारने वाले क्रांतिकारियों के कारण हमें आजादी मिली है। एक भी राजनेता का नाम इसमें शामिल नहीं है, एक भी राजनेता का नाम। ये किसी राजनेताओं के कारण से हमें देश की आजादी मिली है, ऐसा नहीं। आजादी के मूल में इन लोगों का आत्म बलिदान है। इन लोगों के अपने जीवन की जो भारत के स्वातंत्र्य यज्ञ में आहुतियां दी गई, उन आहुतियों का मूल्य है। ये गाथा है बलिदानों की, इसलिए हमें प्रारंभ करना पड़ा। और इसलिए आप सुनते आ रहे हैं लगातार ऐसे लोग जिनका नाम ही कभी हमने नहीं सुना, उनका ऐसा पुरुषार्थपूर्ण जीवन, ऐसा भारत माता के लिए अपने जीवन को लगाने वाले लोगों का
उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी प्रेरणा के बारे में हम सब लोग सुनेंगे। आज रास बिहारी बोस के बारे में मैंने आप लोगों के सामने रखा है और रास बिहारी से हम लोग बाहर आ गए हैं, तो अब थोड़ा सा कुछ समय हम बाहर के कुछ क्रांतिकारियों के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो उनमें सबसे बड़े प्रमुख क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों की नाक के नीचे अपना अड्डा बना दिया, श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस इंग्लैंड में बना करके जिन्होंने जबरदस्त काम किया, उनके बारे में हम अगली बार सुनेंगे। और फिर लगातार मदन लाल धिंगड़ा, लाला हरदयाल, वीर सावरकर, इन सब लोगों के बारे में भी हम लगातार सुनते आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। प्रणाम। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।